हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। और मैं हूं शुभम मिश्रा, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। तो ये जो भी लेक्चर है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, ये लेक्चर बेसिकली फोकस्ड होगा किन चीज़ों पर फोकस्ड होगा, तो यूपीएससी, उसके साथ साथ यूपी पीसीएस प्लस बीपीएससी या जो भी पीएससीज अपना एग्ज़ाम कराती हैं उसके लिए। मतलब कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एग्ज़ाम लेती है और जिसमें एनवायरनमेंट या इकोलॉजी का पोर्शन पूछता है, उन सबको मद्देनज़र लेके एक होल सोल वे में इस लेक्चर सीरीज़ को प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। और हमारा ये भी कोशिश है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं, उसके साथ साथ यूपी पीसीएस में, उसे एटलीस्ट इसमें कवर किया जाए और सिलेबस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, जो की पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं या बने हैं, तीनों कंडीशंस को लेकर के आगे बढ़ा जाता है या बढ़ने की कोशिश की जाएगी। और जो हमारे फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं पहले मुझसे, तो मैंने साइंस जनरल साइंस का पोर्शन, जिसमें काफ़ी पोर्शन उसमें बायोलॉजी का था, उसके बाद केमिस्ट्री का आई थिंक, और प्री टाइम बैच में भी कुछ पेड लेक्चर्स थे मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते कहाँ से हैं। थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस है उन लोगों के लिए जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं या जिन्होंने अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, आगे आने वाले वर्षों में अटेम्प्ट देंगे और प्रिपरेशन वो अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं अभी से। सबसे पहले बता देता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन पूछता है एनवायरनमेंट से, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो होता है आपका प्रोटोकॉल्स से। ठीक है, जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं उनसे क्वेश्चंस जो होता है, अमूमन 50% ऑफ द टोटल क्वेश्चन आस्क्ड ये पूछे जाते हैं प्रोटोकॉल से, चाहे वो नागोया प्रोटोकॉल हो, क्योटो हो, या फिर मॉन्ट्रियल हो, या फिर नैरोबी हो, जो भी हो। ठीक है, या फिर इस तरह की कोई भी डिक्लेरेशन आती है, या फिर कोई भी समिट है, जैसे रियो समिट आती है, ये सारे कुछ, मतलब 50% मैं बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, 50% क्वेश्चन इसी में से पूछे हुए हैं। उसके अलावा जो जैसे कार्बन इमिशन को कम करना है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पोल्यूशन है जिसे कम करना है, लाइक आर्सेनिक के जो पोल्यूशन है उन्हें कम करना है, या न्यूक्लियर पोल्यूटेंट या प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, या फिर किसी ने कोई थ्योरी दी है, लिंडेन कौन थे, उनका क्या लॉ था, 10% लॉ उन्होंने दिया था। मोस्टली क्वेश्चंस जो है इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, अभी जो नई खोजें चल रही है, जो नई डिस्कवरीज़ हैं, उसमें आप किन तरह की गैसेस की ओर स्विच कर रहे हैं। आप जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम लोग के पास है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, या इस तरह की जो भी प्रोसेस्ड यानी कि फॉसिल्स यानी कि जीवाश्मों से बने हुए हैं, उनको क्विट करके धीरे धीरे क्यों हम लोग ईवी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, बैटरी, लिथियम आयन बैटरी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन की ओर जाना चाहते हैं, क्यों क्लीन करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, आपके जो सीज़ हैं, जो ओशियंस हैं, उनका लेवल राइज हो रहा है, और उस कारण से जितने भी ऐसे आइलैंड हैं जो कि आपके ओशंस में है, वो तो ऑब्वियसली बात है, आइलैंड जो है ओशंस में ही होगा, सराउंडेड बाय वाटर होता है, तो धीरे धीरे उनके डूबने की स्थिति आ रही है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि एक कंट्री है जिसने अपनी कैपिटल को चेंज करके कालीमंतान कर लिया है। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी होप किया जाता है कि आने वाले समय में इंडिया में, लाइक सेलेसिड द्वीप पर जो ये मुंबई बसा हुआ है, टोटल 7 द्वीप हैं, उन पर मिला करके मुंबई बसा हुआ है,
तो उसके भी डूबने के चांसेस आते हैं, क्योंकि सी शोर है, या फिर जो भी ऐसी हमारी स्टेट्स हैं जो कि सी शोर पे हैं, उनके आने वाले वर्षों में लाइक 50 साल बाद, 100 साल बाद डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से हम लोग जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को देखते हैं। इकोलॉजी में बेसिकली क्या देखते हैं, फिर इकोलॉजी आता है, फिर उसमें इकोसिस्टम आता है। ये सारे टर्म्स, किस टर्म्स को किसने दिया, हैकल महोदय ने क्या दिया, टांसले महोदय ने क्या दिया, ये सब हम लोग विस्तृत रूप से एक एक चीज़ की चर्चा करेंगे। जो की पॉइंट्स हैं, लाइक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने पहले भी रिपीट किया, और जो पूछे जाने की संभावना है, यानी कि जिनके इर्द गिर्द प्रश्न पूछता है, हम ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे रादर देन एक्सप्लेनिंग ऑल द थ्योरीज, या फिर जो भी चीज़ें आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोशिश किया जाएगा कि उसे स्किप कर दिया जाए, या फिर स्टोरी फॉर्म में बिना लिखे आपको समझाने का प्रयास किया जाए। ये जो लेक्चर होगा, मेरे तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हमारा जिसने अभी स्टार्ट किया है, लाइक उसने 2024 का टारगेट करके रखा है, या 2025 का टारगेट करके रखा है, अभी वो 12th में है, या अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है, उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, रादर देन कि जो हमारे फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर फुल फ्लेज प्रिपरेशन में हैं, जिन्होंने एक बारी या दो बारी सिलेबस कहीं किसी कोचिंग से कंप्लीट कर लिया है, जिन्हें अब बस एक क्रैश कोर्स की ज़रूरत है, उनके लिए ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन अगर वो फिर भी इसको देखना चाहते हैं कि अपनी बेसिक्स क्लियर कर लें, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल करने का कोशिश किया जा रहा है जो कि आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, या फिर ऐसी चीज़ें जो ट्रेंड में रहेंगी उन्हें भी समय से शामिल किया जाएगा। लाइक ये लेक्चर अगर लमसम 1 महीने चलता है, तो इन बिटवीन जो भी प्रीवियस टाइम में बातें हुई हैं, या नए प्रोटोकॉल्स आए हैं, या फिर नए सैंक्शंस हुए हैं किसी कंट्री पे ड्यू टू इमिशंस, मतलब इमिशन के कारण अगर नए सैंक्शन या प्रतिबंध लगाए गए हैं, कोई प्रोविज़न किया गया है, तो उन सबको भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि आपका एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। ठीक है ना, एक सकल ग्रोथ हो इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, एक चीज़ और है कि मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है कि जिसके साथ आप जी सकते हो, लाइक आप उसे फील कर सकते हो। आप डे टू डे लाइफ में वो सारी चीज़ें हैपन होती देख रहे हो, मतलब वो सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ रटना है, बस आपको मंथन करना है, चिंतन करना है। जो भी पढ़ाया जाता है उसे कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या इधर उधर आप देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो बात हो रही थी कि पेपर में क्या पूछता है, तो मैंने बताया कि प्रोटोकॉल से लगभग 50% इन एनी एग्जामिनेशन, अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन प्रोटोकॉल से आते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल से। ठीक है, उसके बाद आपके वेटलैंड से क्वेश्चन आते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कहाँ सिचुएटेड है, कौन से कितने साइट्स हैं इंडिया में, कौन सी रिसेंट साइट है। ठीक है, या फिर अगर किसी भी वाइल्ड एनिमल को या डिफॉरेस्टेशन को या कोरल ब्लीचिंग को रोकना है, तो उसके लिए अगर कोई अभियान चल रहा है या फिर कोई नई योजना है, कोई स्कीम है, तो उसके बारे में लाइक थोड़ा सा एग्जांपल देते हुए चलते हैं। मैंने आपको बताया कि समझिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, तो 1973 के आसपास में क्या उसी वर्ष आया हुआ है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है ना, तो ये आपका बाघ संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया। तो प्रोजेक्ट टाइगर आया, उसके बाद से फिर आप देख रहे हैं कि टाइगर्स की संख्या में जो है एक आशातीत वृद्धि भी है। पहले स्थिरता आई, कि पहले घट रही थी तो उसमें स्थिरता आई, स्थिरता के बाद अब हम लोग जो है ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट आया, या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। इसी तरह से एक टाइम था जब डाइक्लोफिनेक का यूज़ कम हुआ, क्योंकि जो वल्चर्स थे जब वो खाते थे, जैसे एनिमल्स को डाइक्लोफिनेक दिया जाता था, इट्स अ मतलब पीड़ाहार दवा है। ठीक है ना, यानी कि दर्द निवारक दवा थी डाइक्लोफिनेक। जब किसी
एनिमल को दिया जाता था, किसी जानवर को दिया जाता था और वो डेथ कर जाता था। डेथ करने के बाद अगर वो ओपन में कहीं पर है या फिर उसको कहीं दफना दिया गया, ठीक है ना, अगर उन्हें जलाया नहीं गया, इफ़ दे वर नॉट क्रिमेटेड प्रॉपरली, ठीक है, तो उस स्थिति में जो वल्चर्स होते थे, हमारे गिद्ध जो होते थे, वो आते थे और उन लाशों को, जो कॉप्स थी, कॉप्स मतलब होता है मनुष्य का, ठीक है ना, तो उन्हें खाते थे। और तो जो डेड बॉडी होती है आपकी एनिमल्स की, उसे कारकास कहते हैं, ठीक है, CARCAS। तो मैं सिंपली ये बता रहा था कि उसे फिर वल्चर्स खाते थे, गिद्ध खाते थे। रिजल्ट क्या हुआ इसका? रिजल्ट ये हुआ कि उनकी ड्रूपिंग नेक हुई, यानी कि उनकी गर्दनें झुकने लगी, और झुकने के कारण धीरे 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 जो है वल्चर्स की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आई। तो उनके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट चलाया गया, डाइक्लोफिनेक के यूज़ को रोका गया। इसी प्रकार आता है आपका कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उन्हें कैसे कम किया जाए या किया गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट थे जिन्हें कम करने का अभी भी प्रयास चल रहा है, ठीक है। लाइक हम लोग कार्बन इमिशन को कम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हर कंट्री जो है कार्बन इमिशन को कम करे, उसके लिए हमने प्रोटोकॉल करके रखा है। हम लोग कहते हैं कि जितनी भी HCFCs या CFCs होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, जो AC एयर कंडीशनिंग से निकलती हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं, उनके लिए हमने मॉन्ट्रियल करके रखा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चलिए उसको कम करिए, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए, ठीक है ना, एक अलग हमने प्रोटोकॉल करके रखा है, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े, तो उससे रिलेटेड कुछ नया करते रहते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर कोई स्पीसीज़ है जो कि आपकी बिल्कुल विलुप्त होने वाली है, यानी कि एक्सटिंक्ट होने वाली है, धरती पे से ही ख़त्म होने वाली है, लाइक डायनासोर जो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमें लगता है कि कोई ऐसी प्रजाति है जो कि हमारे साथ थी और अब वो विलुप्त होने के कगार पर है, तो उसे नाम देते हैं, प्रयास किया जाता है। और वो फ्रूटफुल होता है नहीं होता है, ये तो हमारे जज करने की बात नहीं है, बट अपने तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि अब उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा जाए। जैसे मान लो कि लायन ही है आपका, टाइगर ही था, वो ख़त्म हो रहा था, ठीक है, तो उसे फिर थ्रेटेंडेड में रखा गया। या इसी प्रकार वल्चर्स हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, लगभग एक्सटिंक्ट है, ठीक है, थ्रेटेंड में रख रहे हैं, संकटापन रख रहे हैं, विलुप्त प्राय रख रहे हैं, हिंदी में अलग अलग। तो इसके विषय में भी हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। उसके साथ साथ क्या पढ़ते हैं कि जैसे मनुष्य है या फिर पशु पक्षी हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या हैबिटेट है उनका, ठीक है ना। कुछ ऐसी प्रजाति होती हैं जिन्हें कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। वो क्या हैं, कीस्टोन प्रजातियां क्या हैं? आए दिन एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है। फिर आता है आपका कि कहीं पर अगर कोई खनन हो रहा है, लाइक एक्सकेवेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है आसपास में, नदियों में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उनका जो फ्लो ऑफ कोर्स है या उनका बहने का जो क्रम है क्या वो बदल रहा है, ठीक है। फॉरेस्टेशन से मतलब जंगलों के कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या वर्षा के चक्रण में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि जो रेन साइकिल है क्या वो भी चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ हम लोग और क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जो कि इस सेक्टर में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम कर रही हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं, और जब तक ये लेक्चर चलता है तब तक कितने किए जा चुके हैं, ये सब कुछ हम लोग, और आगामी भविष्य में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि आने वाला है, प्रोजेक्टेड है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। फिर सतत विकास का मतलब क्या होता है? हर जगह लिखा रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं भी अभी बोला हूँ कि पढ़ने के बाद आपको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगा। क्या मतलब होता है, किस तरह के इंडेक्सेस जारी होते हैं, लाइक भुखमरी सूचकांक आपने सुन के रखा होगा, ठीक है ना, हैप्पीनेस सूचकांक रखा होगा, करप्शन परसेप्शन सुन के रखा होगा, तो बहुत सारे इंडेक्सेस जारी होते हैं, ठीक ना। तो ग्लोबल हंगर आपने सुन के रखा होगा। तो इस तरह से इन्वायरमेंट से संबंधित कौन कौन से हैं इंडेक्सेस, ठीक है। फिर जो एक कॉमन टर्म आजकल यूज़ हो रहा है, हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकोनॉमी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन इकोनॉमी? क्या मतलब क्या है ग्रीन इकोनॉमी का? क्या इकोनॉमी को ग्रीन कर दोगे, या
सामान खरीदने के बदले पेड़ दे दोगे, क्या क्या मतलब है इसका, ठीक है। फिर हम लोग संरक्षण किस तरह से करेंगे, लाइक ऐसे कौन कौन से आंदोलन हुए, लाइक चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आपने सुना होगा, ठीक है ना, अल्पिको आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इसके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि ये कौन से आंदोलन हुए जिसमें वृक्षों को बचाना है, नर्मदा नदी को बचाना है, या कोई पलूट हो जा रही है, गंगेटिक डॉल्फिन को बचाना है, किसी भी तरह का ऐसा कुछ है तो ये आंदोलन क्यों हुए, क्या फ़ायदा है इन आंदोलन को करके हमारे लाइफ में, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट से संबंधित एक व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, एक व्यक्ति थी आपका नर्मदा बचाओ में जो थी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, ठीक है ना, रीता, ऐसे कुछ नाम है उनका, रीता बहुगुणा आई थिंक, ठीक। तो आप लोग एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में डालो इसके। तो इन लोगों को क्यों इतना अवार्ड दिया जाता था, या फिर अभी जो ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आपको पता है कि एक टाइम था 62 के आसपास में जो हमने गेहूं, वीट जिसे बोलते हैं, उसे आयात किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नॉर्मन बोरलॉग एक व्यक्ति थे जिन्होंने ग्लोबली ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। तो उससे इंडिया में कैसे आया, MS स्वामीनाथन का क्या योगदान था, उन्हें फिर किस सेक्टर में प्राइज़ मिलता है भारत में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर काउंट होती हैं। फिर आपका आता है डिफरेंट रेवोल्यूशन है, लाइक एक समय था जब भारत में दूध जो है उतना उत्पादित नहीं होता था जितनी की ज़रूरत है। तो कोई महोदय आए जिनका नाम था वर्गीस कुरियन, आपको पता होगा। तो वर्गीस कुरियन ने क्या चेंजेस किया, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग टाइप के रेवोल्यूशन है, जैसे पीली क्रांति है, ठीक है ना, नीली क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, ग्रे क्रांति है। तो ये सारी क्रांतियाँ किससे रिलेटेड हैं, वन लाइनर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। तो मोटी मोटा मैंने आपको सब बताने का प्रयास किया कि किस तरह के क्वेश्चंस किस सेक्टर्स से पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप एक बारी सिलेबस समझ लो कि आपको इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये जो 15 मिनट मैंने लिया उसमें मैंने पूरी चीज़ें तो कवर नहीं की, लेकिन मैंने आपको एक मोटी मोटा, जिसे बोलते हैं ओवरव्यू, आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द करिकुलम। जो भी करिकुलम यहाँ पर बन रहा है उसका एक ओवरव्यू देने की कोशिश मैंने किया। लाइक बहुत सारे ऐसे सम्मेलन हुए, बाली सम्मेलन हुआ, कोपेनहेगन हुआ, कानकुन हुआ, डरबन हुआ, दोहा, वारसा, लीमा, पेरिस, बहुत सारे हुए, ठीक है ना। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों फ्लॉप हुआ तो फिर नया आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जैसे जितने प्रोजेक्ट मैंने बताया कि जितने प्रोजेक्ट आए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर से अगर स्टार्ट करते हैं 73 में आया, फिर आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, फिर गिद्ध संरक्षण के लिए आया, मैंने बताया वल्चर कंजर्वेशन के लिए आया, फिर एक हंगुल होता है, ठीक है ना, हंगुल परियोजना आई, ठीक। उसी प्रकार आपका आता है रेड पांडा के लिए आया, फिर राइनो के लिए यानी कि गैंडा के लिए आया, गंगेटिक डॉल्फिन के लिए आया, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्रकार के आते रहे हैं बहुत सारे। फिर मैं ये भी बता रहा था कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि साथ में रहती हैं, ठीक है ना। तो क्या उनमें कंपटीशन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोस के अंकल हैं, उनका लड़का आपकी एज का है या उनकी लड़की आपकी एज की, बेटर है आप लड़का का एग्जांपल लेके चलो, उनका लड़का आपके एज का है और लकीली आप दोनों लोग एक ही स्कूल में दाखिला कराते हो अपने, मतलब आपके फादर ने आपका और अंकल जी ने आपके उस अपने लड़के का सेम स्कूल में जो है एडमिशन करा के रखा है, दाखिला करा के रखा है। अभी व्हेन यू बोथ वर किड्स, ठीक है ना, या वुड हैव किड्स, जब तक किड रहे होगे तुम लोग, आप लोग, तब तक तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं रहा होगा। थोड़ा बहुत कंपटीशन रहा होगा कि वो करिकुलर में करता रहोगा, करिकुलर एक्टिविटीज़ में, या आप फर्स्ट आ जाते रहोगे। बट आफ्टर 10th या इन 10th, व्हेन यू वर इन 10th, जब आप 10th में थे या रहे होगे, उस सिचुएशन में कंपैरिजन स्टार्ट होता है। फिर परसेंटेज से बात स्टार्ट होती है और फिर वो जो है खून खराबे तक उतर जाती है। इट्स अ जोक, लाइक परसेंटेज से स्टार्ट होता है। लाइक आपने 79% स्कोर किया, उसने 81% स्कोर किया, ठीक है, रेफरेंस यूपी बोर्ड का लिया जा रहा है। या आपने 96% स्कोर किया, उसने 96.3% स्कोर किया इन CBSE और ICSE बोर्ड।
तो अभी 0.3% के लिए दूसरे वाले बंदे को कहा जाएगा या दूसरे अंकल जी के लड़के को कहा जाएगा कि भाई वो 0.3% आपसे स्कोर कर गया। जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो आपको भी दी जा रही है। आपके रूम में एसी लगा हुआ है, जैसा कि किसके रूम में लगा हुआ था आप बताओगे मुझे? आप नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं। फरहान के रूम में लगा हुआ था। फरहान कौन है? तो यार फरहान जो है ना, वो 3 इडियट्स में वो फोटोग्राफर वाला रहता है। इसको गलती से इंजीनियरिंग करनी होती है, ठीक। तो फरहान के रूम में उनके बाबूजी ने एसी लगा दी थी एंड वो बहुत पजल्ड था कि मुझे तो कुछ और करना है लेकिन मैं कर कुछ और रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह की सिचुएशन आपके साथ भी कल को हो सकती है। तो कंपटीशन जैसा ह्यूमन बींग्स में हो रहा है, सिमिलर कंपटीशन क्या प्लांट्स में होता है? कोई प्लांट कहीं पर उग गया तो क्या सिमिलर प्लांट अगर वहाँ पर उगा तो क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है? क्या बिना पिता के आपस में ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो रहा है? ठीक है, तो उन लोग में भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ सिम्बियोट होते हैं, सिम्बियोट लाइकेन, एल्गी। और अब सिम्बियोट या सहभोजिता, आई थिंक हिंदी नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मतलब सिम्बियोट सहजीविता शायद कहते हैं, साथ में जी रहे हैं दो लोग। तो सिम्बियोट क्या होते हैं? आपने वो मूवी देखी होगी वेनम आई थिंक सब ने देखी होगी, ठीक है। थोड़ा मूवी से समझ के चलते हैं। तो मूवी में क्या होता है, एक बंदा होता है जिसके अंदर कुछ आउटर प्लैनेट से, एक्सो प्लैनेट से आया हुआ एक सिम्बियोट जो है चला जाता है। अब वो क्या करता है, एक हैबिटेट पा जाता है, अपना घर पा जाता है, पर्यावास पा जाता है, और उसको उसकी बॉडी सूट कर जाती है तो उसी के शरीर में रहने लगता है, ठीक है ना। तो यही होता है सिम्बियोट में कि वो उसकी मदद कर रहा है और वो उसकी मदद कर रहा है और लाइफ एकदम बिंदास चल रही है, ठीक है ना। आसानी से समझते हैं। तो सपोज करो एक ऐसा ही आइटम है, उसे बोल दो लाइकेन, बस नाम रट लो अभी। तो लाइकेन में क्या है, एक बंदा एल्गी कहलाता है और एक बंदा आपका फंगस कहलाता है। दोनों का जो है साथ में बहुत बढ़िया बन रहा है। दोनों ने एक नया नाम रख लिया है, ठीक। क्या नाम रख लिया? लाइकेन। जैसे उसमें वेनम रख लेता है ना वो लड़का नाम, उसी प्रकार से आपने एक ऐसा रख लिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर बहुत सारी साइकिल्स पढ़ेंगे। साइकिल्स कैसे पढ़ेंगे? ऊर्जा का कैसे प्रवाह होता है, यानी कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है, ठीक। फूड चेन क्या है, ठीक, या फूड वेब क्या है, क्यों इतना कठिन सा नाम है, फूड चेन क्या है? फूड चेन बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझो, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हमने अपने आँख से देखी है। एक टिड्डा है जो किसी प्लांट पे बैठा, टिड्डा ने प्लांट को खाया, ठीक है ना। आपको ही पता है टिड्डा पहुँचेगा और वो प्लांट को खाएगा। टिड्डा जानते होगे खेतों में हरा हरा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। फिर वो टिड्डे को कौन खाएगा? चूहा खा सकता है या उससे बड़ा कोई जानवर खा सकता है, ठीक। फिर उसे कौन खाएगा? अगर सपोज करो उसे चूहा खाया तो चूहे को कौन खाएगा? सांप खा सकता है। सांप को कौन खाएगा? वल्चर खा सकता है, ठीक। तो इस तरह से एक पूरा क्या बना, श्रृंखला बना ना, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं फूड चेन। फूड वेब क्या होता है? अब सब एक दूसरे से रिलेटेड है, पूरा एक वेब का निर्माण कर दिया तो फूड वेब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में हम लोग 2-3 तरह का पिरामिड पढ़ते हैं। पिरामिड क्या है? पिरामिड जब सामने आएगा तो समझेंगे कि पिरामिड किस तरह से बनता है। एनर्जी के लेवल पे बनता है और जीव द्रव्य भार के लेवल पे बनता है, मतलब बायोमास के लेवल पे बनता है, ठीक है ना। फिर अलग अलग डिफरेंट चक्र देखेंगे, जैसे नाइट्रोजन साइकिल देख सकते हैं, ऑक्सीजन साइकिल देख सकते हैं, कार्बन साइकिल देख सकते हैं, या वाटर साइकिल देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना एग्जामिनेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से लेके इसको चला जाएगा, ठीक। फिर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन जो है, हम लोग जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो क्या इम्पैक्ट करते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे, यानी कि इन्वायरमेंट पे, ठीक है ना। एक टीचर थे, वो इन्वायरमेंट को इन्विरॉनमेंट कहते थे, उससे स्पेलिंग लिखने में गलत नहीं होता है, ठीक है। तो वही मैंने बोल दिया है। तो इन्वायरमेंट पे क्या क्या असर होता है ह्यूमन बींग्स का? आप जो है प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपने आसपास में, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, बहुत बहुत यथार्थ सी चीज़ें हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा पहले हम लोग येलो ऑटो चलते थे, या येलो ऑटो से भी पहले कमांडर जीप होती थी हम लोग के वहाँ कहीं भी ट्रैवल करने पर। मतलब जो भी लोग 15 साल से ऊपर के हैं उन्होंने सबने देखा होगा। अब जो बच्चे 15 साल के हैं और मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स मुझे नहीं लगता है कि CNG का ज़माना आ गया और सब लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी जो हम लोगों ने देख रखी है। तो पहले येलो ऑटो चलती थी, येलो एंड ब्लैक, जो अभी भी चलती है, बट उससे पहले एक और गणेश ऑटो करके चलती थी।
तो होता क्या था कि फ्यूल की क्वालिटी धीरे 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 हम लोग इन्हांस करते गए। मेरे देखने में हमेशा ये रहता है कि अभी भी कुछ ऐसे गांव के इलाके होंगे, ऐसे कुछ बैकवर्ड इलाके होंगे जहां पर अभी भी केवल येलो ऑटो चलती होगी, यानी कि सीएनजी वाली ग्रीन ऑटो नहीं चलती होगी। तो होता क्या है, ह्यूमन इज़ सच ए अबिस्मल क्रीचर। मनुष्य एक इतना घटिया प्राणी है, मतलब घटिया यूज़ करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट ये यूज़ करना अप्रोप्रिएट है। मनुष्य कितना घटिया प्राणी है इन्वायरमेंट को लेके, इनसेंसिटिव है बेसिकली, कि आप पहले पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, इवन पेट्रोल से भी बुरा यूज़ कर रहे हो, लाइक जो उससे भी कम परिष्कृत है, यानी कि कम रिफाइंड है। और फिर जब थोड़ा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है तो आप कहते हो नहीं नहीं, आई हैव टू सेव इन्वायरमेंट, मुझे इन्वायरमेंट को बचाना है और बचाना पड़ेगा। देन आप बिल्कुल से जग जाते हो और सबके ऊपर जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सबको ले आके आप बताओगे कि पोल्यूशन बना लो, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना लो, अब ग्रीन ऑटो चलेगी, पूरे सिटी में चलेगी, नेशनल परमिट कर लो। फिर आप उस पूरे एरिया में ग्रीन ऑटो चलाना स्टार्ट कर रहे हो। आप कुछ टाइम बाद उससे भी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो बहुत ख़राब हो गया, हमने तो बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया। आप उस समय नहीं सोच रहे हो, पहले दफ़ा नहीं सोचा जाता है, ठीक है, पहली दफ़ा इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया जा रहा है। बट ये एक स्वीट पॉइजन है कि धीरे धीरे पोल्यूट करो और फिर बेवकूफ़ बनाओ, नेक्स्ट स्टेप चलाओ, ठीक है ना। लाइक आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन के समय जब भी नई रोड बनती है तो क्या कहता है, पुराने ट्रीज़ को काट दिया जाता है, ठीक है ना। काटने के बाद रोड बना देते हैं और रोड बनाने के बाद फिर प्लांटेशन करते हैं, ठीक है ना। बट जबकि करना क्या चाहिए कि अगर प्लानिंग आपकी 10 साल बाद की है या 10 साल पहले की है तो आप 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, जो भी जितने भी चौड़ी रोड बना रहे हो, अगर 4 लेन बना रहे हो, 40 फीट 50 फीट की रोड बना रहे हो, 1 लेन या 2 लेन की बना रहे हो 50 फीट की, तो आप पहले ही उतना मार्जिन लेके प्लांटेशन कर दो। आने वाले 3 साल में वो कुछ किसी लायक हो जाएंगे पेड़ और फिर आप आगे के पेड़ काट सकते हो, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या हो रहा था, मैं बता रहा था कि फिर सीएनजी आप वहाँ पे ला दोगे। अभी क्या है कि सीएनजी का भी धीरे 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 अब बैटरी ईवी लेके आओ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आओ और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को फिर रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो तुम न्यूक्लियर फ्यूल से, धीरे 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 फिर उसे बिल्कुल रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में ले आओ कि सोलर से चलाएंगे या फिर विंड से चलाएंगे, बिल्कुल पलूट नहीं करेंगे। लेकिन तब तक आपका जो इन्वायरमेंट होगा ना हमारा, वो पलूट हो चुका होगा काम भर का, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति को झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो हाई क्लास लोग होंगे, दे हैव मनी, दे आर रिच, ठीक है ना, और उन्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा अपने इन्वायरमेंट को अपने कार्यों से हमेशा प्रभावित करते रहिए। लाइक अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हो तो इन्वायरमेंट के बारे में सोचो, उससे लगाव महसूस करो, ठीक है ना। जब तक आप लगाव नहीं महसूस करोगे तब तक इस सब्जेक्ट से लगाव नहीं होगा, अपने आसपास की चीज़ों से लगाव नहीं होगा। और बेसिक फंडा क्या है, आप लाइफ में आईएएस या पीसीएस बनना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, जो भी गोल हो आपका, लेकिन आप एक अच्छे नागरिक तो बनो। आप अपनी लाइफ में पहले उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, उन चीज़ों को प्रायोरिटी दो जो कि एक्चुअली इम्पैक्ट करती हैं। आपके पास कल को पद हो ना हो, बट इफ़ यू आर ए जेन्युइन सिटीज़न, आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदलने की क्षमता रखोगे, ठीक है। लाइक आप प्लास्टिक मत यूज़ करो, आप हमेशा कभी भी जाओ ये माइंड मेकअप करके जाओ कि मुझे एक कैरी बैग या ऐसा कुछ झोला कपड़े का, ठीक है ना, कोई भी एक बैग, कोई भी झोला जो आपके घर में पड़ा हुआ है उसे कैरी करना है। अगर नहीं कैरी कर रहे हो तो ऑलवेज़ कैरी हैंकी, हैंडकरचीफ, बड़ी सी हैंडकरचीफ कैरी करो कि सामान उसमें पैक करके ले आओ। कि आधा किलो कोई सामान, आधा किलो फ्रूट लाना है तो आप उसी हैंकी में अपने पैक करके लेते आए, ठीक है। तो जब तक आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बनते हो, जैसे होता क्या है कि पद की लालसा तो बहुत लोग रखते हैं कि मुझे ये पद मिल जाए, लेकिन पद आपने मेहनत की और आपको मिल गया, बट पद के लिए, किसी पद पर आप जाओगे तो उसके लिए आपको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस पद की गरिमा को मेंटेन कर सको, ठीक है ना। आप इतने सेंसिटिव हो कि आपके एक्ट से लोगों की ज़िंदगियां एडवर्सली प्रभावित ना हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एडवर्स इम्पैक्ट हो जाए। तो जुड़ाव महसूस करिए अपने एनवायरनमेंट के साथ,
बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में इस पूरा सब्जेक्ट। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको हर एक कदम पर लगेगा कि ठीक है, ये तो कुछ मेरे साथ हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं और हम जी रहे हैं। किसी भी चीज़ को जब आप, कोई भी चीज़ आपको तब समझ में आती है जब बिल्कुल वो फ्लो करे आपकी लाइफ में, ठीक है। होता क्या है, जैसे बच्चे को ABCD नहीं आती है, बट एक टाइम आता है जब बिल्कुल वो ABCD उसके आसपास दिमाग में हर जगह फ्लो करती है, लाइक अ वेव, ठीक है ना। जिस तरह सॉन्ग पर हम थिरकते हैं, उसी तरह सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके आसपास बिल्कुल फ्लो करने चाहिए, आप उसमें जीने चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग का सौभाग्य है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो मैं लेकर के आया हूँ, तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक जुड़ाव महसूस कराया जाए, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत सारा ज्ञान हो गया मेरा, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। कुछ कुछ कीवर्ड्स मैं लिख के लाया हूँ, हाईलाइट करता जाऊँगा, आप देखते जाएंगे। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं कि इसको बोलेंगे हिंदी में पर्यावरण, आपको ही पता है, ठीक है ना, लगभग सबको पता है। ये बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें हिंदी में लिखी हैं। जो जैसे समझ में आता है समझने की कोशिश ज़्यादा करिए, क्योंकि UPSC हिंदी, मतलब सॉरी, क्योंकि UPSC, खासकर UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कभी नहीं कहता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा मेधावी होने चाहिए। वो कहता है कि आपका जुड़ाव किसी सब्जेक्ट से, आपकी अवेयरनेस किसी सब्जेक्ट के प्रति कैसी है, क्या आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को लेकर के जागरूक हैं या नहीं है, आपकी आँख खुली है या नहीं है। अगर आप एक प्रोडक्ट भी खरीदने जाते हो तो उस प्रोडक्ट के डिब्बे पर, जैसे आप बिस्किट खरीदने गए, तो उस बिस्किट के पैकेट पे क्या क्या लिखा है, और आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए कि कल को अगर आपको एक इतना बड़ा पद दे दिया जाए, तो क्या आप उन सारी रूट चीज़ों को जानते हो या नहीं, जिससे आम नागरिक की ज़िंदगी प्रभावित हो सकती है, ठीक है ना। UPSC बस इतना ऐसा ही टेस्ट करता है, वो एक ऐसा कॉमन मैन सेलेक्ट करना चाहता है जो कि प्रूडेंट और अवेयर हो, यानी कि बुद्धिमान हो, उसके साथ साथ अवेयर भी हो अपने आसपास की चीज़ों को लेके। वो कभी ब्रिलियंट की चेष्टा नहीं करता, मतलब ही नेवर डिमांड्स अ ब्रिलियंट। हाँ, ब्रिलियंट लोग चले जाते हैं क्योंकि वो इतने मेरिटोरियस होते हैं, बट वो जो पेपर बनाता है वो एक जनरल आदमी के लिए। लाइक अगर आप गांव से बिलोंग करते हो और आप UPSC का पेपर देना चाहते हो, तो कभी भी अपने आप को हल्का मत महसूस करो। एवरी टाइम व्हेन यू अपीयर इन द एग्ज़ाम, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये पेपर बस कहने के लिए बड़े लोगों का पेपर है, बट बेसिकली वो है किसका, हमारे आपके जैसे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना, जिन्हें एक मौका मिलता है। और यही कारण है कि बिहार या हमारे ईस्टर्न UP के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, उसमें से मोस्टली सफल होते हैं UPSC के एग्ज़ाम में। चलिए, तो जो हमारा पर्यावरण है वो एक शब्द से क्वाइंड है या बना हुआ है, जिसका नाम है एनविरॉन, ठीक। इन्वायरन या इन्विरॉन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि एक तरह से हमारा पर्यावरण क्या होता है, हमारी सराउंडिंग ही हमारा पर्यावरण है, मोटी मोटा आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एक वर्ड में बताना हो तो आप कहेंगे कि हम जिन चीज़ों से घिरे हैं वही हमारा पर्यावरण है, ठीक, यानी कि आस पड़ोस हमारा। बट वो एक्चुअली अगर डेफिनेशन में आता है तो वो बायोटिक और अबायोटिक दो चीज़ों से बनता है। बायोटिक क्या होता है, जो भी चीज़ बायोटिक है यानी कि जीवित चीज़ है, जो भी चीज़ें जीवित है वो बायोटिक है, ठीक ना, यानी कि जैविक फैक्टर जो भी है, जैविक कारक है। और अबायोटिक यानी कि अजैविक कारक है। अब अजैविक में भी इसको फिर फर्दर अगर ज़्यादा परिष्कृत रूप में बोलोगे तो आप कहोगे केमिकल यानी कि रासायनिक चीज़ें, और भौतिक चीज़ें यानी कि फिजिकल चीज़ें। इन सबको मिला करके, सबको सम्मिलित करके हम लोग बोलेंगे कि पर्यावरण। अब एक लाइन में डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ कि पर्यावरण उन समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के समग्र प्रभाव का योग है जो कि सजीवों को प्रभावित करता है। इसमें भौतिक तथा रासायनिक कारक, ठीक है ना, तथा जैविक कारक सम्मिलित होते हैं। भौतिक तथा रासायनिक में आ जाएंगे जैसे जलवायु, मृदा, प्रकाश, अग्नि, कुछ भी, ठीक है ना। और जैविक कारक में आ जाएंगे सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जंतु, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस ऑल लिविंग थिंग्स, और ये किसको प्रभावित करेंगे, जो भी जैविक जिंदा चीज़ें हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। कौन प्रभावित कर रहा है, बायोटिक यानी कि जिंदा चीज़ें, एंड अबायोटिक जो जिंदा नहीं दिख रही हैं, वो दोनों चीज़ें मिल करके प्रभावित कर रही हैं, उसे ही हम लोग बोलेंगे पर्यावरण। यानी कि जैविक और अजैविक कारकों के समग्र प्रभाव जो कि टोटल इम्पैक्ट होगा इनका, ठीक है ना, वही होगा। आगे देखते हैं, अगर EPA की बात की जाए यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट
प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। इसके अनुसार अगर हम लोग बोलें तो जो डेफिनेशन है वही मैं पढ़ देता हूँ कि पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, मानव जीवन, यानी कि ये क्या है, वायु, जल, भूमि, मानव जीवन और उसके क्रियाकलाप एवं अन्य जंतुओं लाइक पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, उसके अंतर संबंध सम्मिलित होते हैं। तो वायु, जल, भूमि, मानव जीवन और उसके क्रियाकलाप किस में आएंगे, अबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे, और जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव बायोटिक फैक्टर में आएंगे। तो इन दोनों का जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, वो जो है इसमें सम्मिलित होगा। अब अगर पार्ट किया जाए, इनको कुछ भागों में बांटा जाए, जो हम लोग सहूलियत के लिए या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट ने सहूलियत के लिए इनको बांट दिया, तो उन्होंने 4 भाग टोटल कर दिए। कहा कि एक होगा एटमॉस्फेयर, यानी कि हवाओं से जो घिरा हुआ है, एयर से जो घिरा हुआ स्फीयर है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा एटमॉस्फेयर। दूसरा हो जाएगा लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जिस पर हम रहते हैं, आसपास की चीज़ें, ठीक ना, सबसे कमज़ोर चट्टानें, ये लिथोस्फीयर में आ जाएंगे। हाइड्रोस्फीयर, पानी के अंदर जो जीवन है, पानी के अंदर जो चीज़ें हैं, या उसको अगर हम लोग मंडल में बात करें तो जो स्फीयर है वो हाइड्रोस्फीयर है। बायोस्फीयर, यानी कि इन सब का समग्र एक रूप बायोस्फीयर कहलाएगा, जो कि जैव मंडल है, यानी कि जिस पे जीवन है। तो ये इसके पार्ट्स के रूप में आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे देखें हम लोग थोड़ा सा, तो इसी को एक बारी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, सेम चीज़ को। तो अगर एक्सप्लेन किया जाए तो शॉर्ट टर्म्स में बस ऐसे ही कहानी सुना देता हूँ। लाइक अगर मान लीजिए कि आप जैविक पर्यावरण के बारे में देखते हैं, तो जैविक पर्यावरण में क्या आएंगे, मैंने बताया कि प्लांट्स आएंगे, जितने भी तरह के आते हैं, जैसे चाहे वो ऑटोट्रॉप हो, यानी कि स्वपोषी हो, या हेट्रोट्रॉप हो, परपोषी हो, ठीक है ना, ये सब आपके आएंगे। फिर आपके जीव आएंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक ना, फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, यानी कि सबसे जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एलगी, जिसको BGA भी कहा हूँ मैं साइंस के लेक्चर्स में, आप साइंस का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। फिर सैप्रोफिटिक आ गए, या मृतोपजीवी हो गए, यानी कि सड़े गले पदार्थ पर जीने वाले। पैरासाइट्स हो गए, दूसरे के ऊपर जीवन यापन करने वाले। फिर होलोजोइक आ गए, प्राण संभोजी या सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने तरह के भी आए, ठीक है ना। ये सब आपके जैविक पर्यावरण के भाग हैं। फिर आता है भौतिक पर्यावरण, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसमें आपका मृदा, सॉयल आ गई, ठीक है ना, जिसमें अपक्षय, अपरदन, इरोजन, उसी को बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर एटमॉस्फेयर का पोर्शन आता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या आएगा, एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, 78 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है 21, ठीक है ना। उसके अलावा 0.03 के आसपास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका कभी कभी पूछता है। 0.9 के आसपास में आर्गन है, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी गैसेस के बारे में हल्का फुल्का पूछता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का भाग है। उसके बाद क्या कहता है कि जो हमारी निचली परत है, यानी कि हमारे करीब जो है, उसमें जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर भी पाया जाता है। अब संरचना की अगर हम लोग इसी में बात कर लें एटमॉस्फेयर के, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर से अगर देखा जाए तो ETMST बात होती है, ठीक है ना, ETMST। तो सबसे नीचे आएगा आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना, या समताप मंडल, ठीक, ETMST। ऐसा आएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर या क्षोभ मंडल। तो ये 2 मंडल जो है हम लोग का स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल सबसे पहले आता है, सॉरी ETMST, टी से आता है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, देन आता है मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयनोस्फेयर, ठीक है ना, या थर्मोस्फेयर उसी को बोलते हैं। बहिर्मंडल आता है या वायुमंडल आता है, एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो नीचे से अगर बात की जाए तो क्षोभ मंडल क्या है, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, लाइक बिजली का चमकना, ठीक है ना, बादल इत्यादि चीज़ें जो भी देखते हैं हम लोग, वो हमारे किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। इन चीज़ को मैं जल्दी से लेके चल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म्स में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार बताई जा चुकी हैं। इसके पहले साइंस के लेक्चर में मैंने बताया है, और बहुत बार गौरव सर ने और जिन सर ने पढ़ाया है सब ने बताया, काफ़ी बेसिक चीज़ है, ठीक है। उसके ऊपर जब आप बढ़ोगे, जेटयान इत्यादि चीज़ें जो है समताप मंडल के ऊपर पाई जाएंगी, सॉरी समताप मंडल में पाई जाएंगी। फिर आप आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल से ऊपर जब आओगे आयन मंडल में, तो रेडियो वेव्स, वो टकरा के लौटने वाली बातें, इसीलिए रेडियो चलता है हम लोग का, जो भी उल्का पिंड होते हैं, ठीक है ना, कॉमेट्स वोमेट्स, धूमकेतु, इस तरह की चीज़ें गिरने पड़ने पे आयन मंडल के थ्रू गुजरती हैं और एक लाइट दिखाती हैं। फिर आता है बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में आपके जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ठीक ना, इनसैट आप नाम पढ़ते हो, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक, तो वो सारी चीज़ें आपके बहिर्मंडल में स्थापित की जाती हैं।
तो इनके विषय में ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पूरी तरह से देखा जाएगा। अभी बस हल्का फुल्का चीज़ समझ लीजिए, ठीक। फिर आता है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आपको पता है कि जाड़े में कपड़े लेट से क्यों सूखते हैं, या गर्मी में जैसा फ़िलहाल अगस्त के टाइम में मौसम चल रहा है, पसीना नहीं सूखता है, पसीना प्रॉब्लम होती है, उफन होती है थोड़ी सी, ठीक ना, अफनाहट होती है, सफोकेशन होता है। फिर जल के बारे में आप जान ही रहे हो कि 1% जो है लगभग पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है हमारे अर्थ पर, लेस देन 1%। 70% टोटल वाटर से घिरा हुआ है हमारा अर्थ, यानी कि 3/4 अप्रॉक्सीमेटली 3/4 ऑफ टोटल एरिया, ठीक है ना। तो जल बचाना चाहिए, जल के लिए बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरह हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं। लाइट में क्या है कि हमारा विजिबल लाइट रेंज जो है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। यानी कि दृश्य प्रकाश, हमने कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो 400 से 700 नैनोमीटर के क्षेत्र में आएगी तो दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी, ठीक। फिर आता है एक अल्ट्रावायलेट, जिसका बड़ा नाम है। अल्ट्रावायलेट रेस क्या होती हैं? पराबैंगनी किरणें इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हल्की बैगनी रंग की होती हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि नोट चेक करने के लिए जो है अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज़ किया जाता है, टॉर्च आता है, ठीक। तो अल्ट्रावायलेट में भी हम लोग के पास उसकी भी 3 टाइप हैं, UVA, B, C। तो हमारे अर्थ तक जो आता है वो UVA होता है, B और C नहीं आ पाता है, ठीक। अगर उसी तरह बात की जाए कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस प्रकाश में होता है, तो वो होता है आपका रेड लाइट में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर और भी कई सारे टर्म्स हैं, जंतुओं पर प्रकाश का किस तरह से प्रभाव होता है, दीप्तिकालिता क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं कि भाई फ़ोटो से जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक। या पक्षियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उनकी प्रजनन पर, उनके प्रवास पर, ठीक। फिर टेम्परेचर आता है, ऊंचाई के साथ घटता है, बढ़ता है, ये चीज़ें कुछ हम लोग देखते हैं। लाइक जब नीचे जाओगे तो टेम्परेचर जो आपका धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। फिर किस तरह से जीवों पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, तो आपको ही पता है कि जब टेम्परेचर अधिक रहेगा तो इंसान की ग्रोथ उस तरह से होती है, मैच्योरिटी जल्दी हो जाएगी, प्यूबर्टी एज जल्दी आ जाएगी, ठीक है। लाइक आप अफ्रीका का एग्जांपल ले सकते हो। अगर हमारे भारत में 14-15 साल में प्यूबर्टी है, यानी कि मूछ दाढ़ी या अडल्ट होने की शुरुआत जिसको बोलते हैं, वो 14-15 साल है, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाएगा तो अफ्रीका में 10 से 12 साल प्यूबर्टी की एज होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर का ये भी प्रभाव होता है आपका, ठीक है। फिर ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी, जैसे जितने घने जंगल आपके ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि 0 से 10 डिग्री ऊपर नीचे में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल, अब 0 से नॉर्थ 10 डिग्री और साउथ 10 डिग्री, ठीक है। तो वहाँ पर जो ग्रोथ होती है उस तरह के प्लांट्स की ग्रोथ कहीं और किसी जोन में नहीं होती। सबसे ज़्यादा बारिश आपकी उसी जोन में होती है, ठीक। बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, तो धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखते रहेंगे। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट डे के बारे में जानते हैं। एनवायरनमेंट डे क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों ज़रूरी है, कौन मनाता है, ठीक। लेकिन एनवायरनमेंट डे पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो सब कुछ तब से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं पिछले 45 मिनट से अप्रॉक्सीमेटली, हो क्यों रहा है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ना ही क्यों है। सीधे पेड़ बचाएंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, पेड़ बचाएंगे बस, ठीक है ना, पेड़ लगाएंगे, पढ़ना क्यों है। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाना और पेड़ बचाना है, केवल वही नहीं करना है। लाइक आपको पढ़ के ये भी समझना है कि क्या ज़रूरी है जो हम अपनी अगली पीढ़ी को दे के जाएंगे। अब लोग सोचते हैं कि यावत जीवित सुखम जीवित, आपको पता है, ठीक ना, कि 4 वाक्य कहते हैं कि जब तक जियो मस्ती से जियो, अपना देखो, आने वाली पीढ़ियों को भाड़ में जाने दो, ठीक है ना। तो आपको उससे नहीं चलना है। आप सोचो कि कल को आपके पिताजी ने अगर आपके लिए कुछ किया है, ठीक है ना, तो ही आप आज बैठ के ये लेक्चर सुन रहे होगे। उनका योगदान ज़रूर होगा, आपके पैदा होने में भी उनका योगदान है, ठीक है ना, आपके बनने में, ठीक, आपके रहने में, आपको जो सुविधाएं दी गई हैं, आप जो पहने हुए हो, उन सब में आपके पिताजी का योगदान होगा या माताजी का योगदान होगा या आपके बाबा का योगदान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ लिगेसी छोड़ी है। अगर वो जीवित है तो लिगेसी छोड़ेंगे, ठीक है ना। और उन लिगेसी को, लिगेसी मतलब होता है जो अपने बाद दे करके जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं हिंदी उसका भी एग्जैक्टली हिंदी नहीं याद आ रहा है।
तो वो जो अपने बाद छोड़ के जा रहे हैं वो ये सोच के छोड़ रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाती या मेरा पोता खाएगा या उसकी सहायता लेकर के आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने एंसेस्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक, सॉरी, सक्सेसर्स के साथ क्या कर रहे हैं, जो हमारे सक्सेसर आएंगे, हमारे नीचे के लोग आएंगे, उनके लिए हम लोग क्या मिसाल छोड़ेंगे। तो इसीलिए पर्यावरण को बचाना है। लाइक लकड़ी काट करके अगर आप घर बनाओगे, लकड़ी काट करके आप चूल्हा जलाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लकड़ी बचेगी नहीं, प्लांट्स नहीं बचेंगे, ट्रीज़ नहीं बचेंगे। तो उनका सस्टेनेबल यूज़ करना है, एक धारणीय प्रयोग करना है, ठीक है ना, कि बचे रहें, इस प्रकार से ग्रोथ करें, ठीक। फिर संसाधनों का न्यूनीकरण करना है। न्यूनीकरण क्या करना है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही लें या कोशिश करें कि कुछ अल्टरनेट रिसोर्स ढूंढ लें, ठीक है ना। मान लीजिए कि पहले तालाब होते थे, लोग तालाबों का भी पानी पीते थे। आज के 30-40 साल पहले तालाब का भी पानी पिया जा सकता था, इतना साफ़ होता था, बिल्कुल ग्राउंड दिखता था। अब क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स पड़ रहे हैं खेतों में, इतना ज़्यादा खेतों में फर्टिलाइज़र पड़ रहा है कि बारिश के बाद वो फर्टिलाइज़र, वो जो उर्वरक हैं, वो धुल करके आसपास के नाले में जा रहे हैं, नाले से बड़े पोखरे में, बड़े पोखरे से नदियों में या तालाबों में, ठीक है ना। हो क्या रहा है, तालाबों में जब उतना रिच यानी कि उतना उर्वरक पहुंच रहा है जिसमें पोटाश है, ठीक है ना, मैग्नीशियम है, अन्य चीज़ें हैं जो कि पौधों को न्यूट्रिएंट प्रदान कर रही हैं, तो वो पूरा का पूरा तालाब घास फूस और अन्य चीज़ों से भर जा रहा है। अब जो जलीय जीव हैं उनके लिए ही उतनी ऑक्सीजन नहीं बच रही है कि उसमें सांस पानी लेके जीवित रहें, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। अब उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस पानी में, क्योंकि बहुत सारे खरपतवार, बहुत सारे वीड्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है उसमें पैदा हो गई, ठीक। तो इन सब का एक ऐसा यूज़ करना कि भाई काम भी चलता रहे और आने वाली पीढ़ियाँ ऐसा भी ना कहें कि वो लोग सब खा पी के चले गए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है ना। हम बस यहाँ पर मर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो गई हैं, तो इसके लिए। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग वही जो पढ़ने जा रहे थे, इन्वायरमेंट डे कब से सेलिब्रेट हो रहा है। तो 1972 में क्या हुआ, 1972 में क्या हुआ, स्टॉकहोम में, ठीक ना, यूएन ने कहा कि जो है स्टार्ट करते हैं कुछ 5 जून को मनाना, और विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि ये चालू कब से हुआ, ये 1974 से मनाया जा रहा है, ठीक ना, विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया एक सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, और उसमें कहा गया कि कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ मनाते हैं जिससे सबको याद रहे कि इन्वायरमेंट भी हमारे बीच में एक चीज़ है, केवल इसका दोहन ना करें, ठीक ना, केवल इसका दोहन ना करें, ठीक। आगे चलते हैं कि भाई पर्यावरण अध्ययन के क्या उद्देश्य है, तो बता ही चुका हूँ। एक आता है बेलग्रेड चार्टर। बेलग्रेड चार्टर क्या है, यूएनईपी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और यूनेस्को जो है, वो दोनों मिल करके एक 1975 के आसपास में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि पर्यावरण से संबंधित कुछ चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय रूप से पढ़ी जाएंगी, ये स्टार्ट करते हैं, एक स्कीम स्टार्ट करते हैं। इसी को बाद में बेलग्रेड चार्टर के नाम से जो है जाना गया, ठीक। तो बेलग्रेड चार्टर जो है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है, पहले तो नाम याद रखना है, बेलग्रेड चार्टर। एनवायरनमेंट में कुछ नहीं करना है, सब कुछ फील करने वाला है, नाम बस आपको याद रखना है। तो बेलग्रेड चार्टर क्या है, पहला तो ये करेगा क्या कि आपका इवैल्यूएशन करेगा। किसका इवैल्यूएशन करेगा, जो भी इन्वायरमेंट है उसकी दशा का मूल्यांकन करेगा कि क्या चल रहा है, उसका दशा क्या स्टेटस है उसका, ठीक ना, उसको इवैल्यूएट करेगा। दूसरा क्या है, कुछ गोल बनाएगा कि पर्यावरण है तो कुछ गोल सेट करते हैं, ठीक ना, पर्यावरण के लिए। फिर अगर पर्यावरणीय शिक्षा दी जा रही है, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ स्टडी, कुछ करिकुलम डिसाइड किया जा रहा है, तो उसका एक निश्चित सिलेबस होना चाहिए, एक करिकुलम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिलेबस फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये आपका तीसरा जो है इसमें किया। और चौथा क्या है कि जो भी पर्यावरणीय अध्ययन है उसको उद्देश्य परक बनाइए, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू उसको लेकर के चलिए। विदाउट ऑब्जेक्टिव आप इसको इन्वायरमेंट का अध्ययन मत कराइए,
ठीक। जैसे मैं पिछले 45 मिनट या 40 मिनट जो भी लेक्चर दिया हूँ वो क्यों दिया हूँ, इसलिए कि आप मेरे से पहले से भी पढ़ चुके हो। मैं चाहता तो चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता और बिल्कुल मैं उड़ाता हुआ चला जाता, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप पहले जुड़ाव महसूस करो अपने उस एनवायरनमेंट के साथ। आप रोड से गुजरो तो सूखे हुए पौधे को देख करके मन में थोड़ी सी व्याकुलता हो कि आप कहीं से उसको एक आध जग पानी दे सको, ठीक है ना। अपने घर के अगर गमले हों तो उसको सींच सको, ठीक। या कोई ऐसा पेड़ जो कि बचपन में आपको आम खिलाता था या किसी कारणवश अब वो नहीं रहा, ठीक है, उसके लिए एक अल्टरनेट पेड़ लगाइए। अपने जीवन काल में एक पेड़ जरूर लगाइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ही नहीं है, अगर प्रकृति हमारे लिए अनुकूल ही नहीं है, तो ये जो भी IAS PCS ये मानव रूपी रचना है जिसको हम लोगों ने रचा है, गढ़ा है, बुना है, एक डिफरेंस क्रिएट किया है कि मैं ज़्यादा होशियार, मैं ज़्यादा लेबर कर सकता हूँ, तुम कम लेबर करोगे तो तुम्हें बनने का हक है, तुम्हें नहीं है, ठीक है। एक जो ये डिफरेंस सिचुएशन मानव ने जो लेकर के आई है, ठीक ना, ये सब कुछ कब तक है? जब तक कि इन्वायरमेंट हमारे साथ फ्रेंडली बिहेवियर में है। जिस दिन इन्वायरमेंट बागी हो गया, ठीक है, आपका एक एग्ज़ाम नहीं निकला, आपकी जॉब नहीं लगी, या ऐसे बहुत सारे कष्ट, आपका 10th में 90 नहीं आया, 12th में 90% नहीं आया, ठीक है ना, आपकी 4200 ग्रेड पे की जॉब लगी, आप इन हैंड 40,000 पाते हो, या इन हैंड आप UPSC में IPS पा गए, आप IAS नहीं पा पाए, या फिर फॉरेन सर्विसेज में नहीं जा पाए, तो ये जितना भी दुख है ना तब तक ही एग्जिस्ट करता है, जबकि इन्वायरमेंट हमारे साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर करता है। अभी कोविड आ गया, इन्वायरमेंट इज़ नॉट सो फ्रेंडली विद अस, ठीक ना, तो इन्वायरमेंट वाज नॉट सो फ्रेंडली विद अस। व्हेन इन्वायरमेंट वाज नॉट सो फ्रेंडली, हमारी सिचुएशन क्या थी? वी वर लाइक अ पपेट इन द हैंड ऑफ इन्वायरमेंट। तो हम उनके हाथ में कठपुतली हैं कि भाई वो घुमा रहा है, हम घूम रहे हैं, नई बीमारी आई, हम घर के अंदर हैं, ठीक है ना, या हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वॉट एवर। मेनी पीपल लॉस्ट देयर फैमिलीज, लॉस्ट देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, डिफरेंट सिचुएशंस फॉर देयर। तो इन्वायरमेंट जब तक फ्रेंडली है, इसलिए एक जुड़ाव महसूस करिए अपनी मिट्टी से, अपने पेड़ से, अपने गाय गोरू से अगर पाले हुए हैं, अपने कुत्ते से, जो भी है उससे एक जुड़ाव महसूस करिए, तब आपको ये सब्जेक्ट बहुत फील देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है बेलग्रेड चार्टर इसको बोला जाता है। फिर आता है आपका कीवर्ड्स। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो आज के लेक्चर में नहीं करेंगे हम लोग, जैसे हैबिटेट है, नीशे है, ठीक ना, जो कि ग्रिनले महोदय ने दिया था। एडप्टेशन है, ठीक ना, किस तरह से किसी चीज़ को अनुकूलित होकर के एडेप्ट किया जाता है। हाइबरनेशन है। हाइबरनेशन क्या होता है? लाइक आपको पता है कि जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोई भी सरीसृप रेप्टाइल, वो क्या करता है? जाड़ों में नहीं निकलेगा कभी भी, और निकलेगा भी तो बिल्कुल मरे जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। उसी प्रकार होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है कि गर्मी में जो है बहुत ज़्यादा इस तरह के एनिमल्स सुस्त पड़ जाएंगे। फिर वार्निंग कलरेशन क्या होता है? किसी चीज़ का कलर चेंज हो रहा है, वार्निंग दे रहा है आपको एनवायरनमेंट को लेकर के, ठीक है ना। कहीं पर अगर लाइकेंस मर रही हैं तो एयर पोल्यूशन को बता रहा है कि भाई एयर पोल्यूशन है। एयर में भी किसको बता रहा है? सल्फ़र के पोल्यूशन को बता रहा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इस एरिया में अधिक है। कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लाज या कैमोफ्लाज क्या होता है? कैमोफ्लाज मतलब होता है कि कुछ जैसे हमारे फौजियों का जो ड्रेस होता है वो कैमोफ्लाज टाइप होता है। तो ठीक, तो कुछ ऐसे इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं जो कैमोफ्लाज, लाइक गिरगिट जो है रंग बदल रहा है, ये भी एक कैमोफ्लाज टाइप का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे लीव्स होती हैं, कैमोफ्लाज टाइप की होती हैं, या लाइफ में किस तरह से कैमोफ्लाज का यूज़ करते हैं। फिर होम्योस्टैटिस होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। की स्टोन स्पीसीज़ होती हैं, इसके बारे में मैंने बताया भी कि की स्टोन स्पीसीज़ होती हैं, कुछ विशेष तरह की स्पीसीज़ होती हैं जो क्षेत्र विशेष में उगती हैं, दूसरे को मार और के ख़त्म करती हैं, वो बस खुद एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कीवर्ड्स हैं, विस्तृत रूप से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आपने ये जो कथा कहानी वाला लेक्चर था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है, क्योंकि पहले लेक्चर में हम भूमिका बनाते हैं, हम बैठाते हैं दिमाग में कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उद्देश्य है क्या। इसको पढ़ने का उद्देश्य केवल यूपीएससी, यूपीपीसीएस, या ऐसा नहीं है कि आप बीपीएससी, एमपीपीसीएस, केवल पीसीएस नहीं है, एसएससी नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको पढ़ रहे हो,
बट एक्चुअली केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इसे आपके घर के, आपकी मदर सुन सकती है, आपके फादर सुन सकते हैं, आपके छोटे सिस्टर्स ब्रदर्स जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो भी सुन सकते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट को सेव करना, इन्वायरमेंट से जुड़ के रहना, इन्वायरमेंट के विषय में जानना हम सबका कर्तव्य है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर ठीक ठाक लगा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा और बिल्कुल फुल फ्लेज में क्वेश्चन आंसर के साथ आपका स्टार्ट हो जाएगा ये पूरा प्रोग्राम। आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कौन सा लेक्चर किस दिन आएगा और कोशिश की जाएगी कि उसको फॉलो किया जाए। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर कराने के, एटलीस्ट यूपीएससी यूपीपीसीएस के पूरी कोशिश की जाएगी। उसके लिए हमने 3 या 4 दिन भी डिसाइड करना है, जो हमने कर लिया है शेड्यूल में। टेक्निकल टीम आपको अप्रोच करेगी, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।